हेलो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे शेष सत्ताओं के बारे में। चौथा और आखिरी जो मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र है उसका चौथा प्रकार है शेष सत्ताएं। शेष सत्ताएं मतलब कि जिन विषयों के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के बीच में सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है, ऐसे विषयों का समावेश शेष सत्ता में किया जाता है। कि कुछ ऐसे विषय जिनका समावेश ना ही तो केंद्र संघ के अंदर और ना तो राज्य सत्ता के बीच में, तो उनको शेष सत्ताओं के अंदर समावेश किया गया। अब वो कौन कौन सी चीज़ वस्तु है और कौन कौन से ऐसे विस्तार है या विभाजन है जिसका राज्य या केंद्र के अंदर कोई विवरण नहीं दिया, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके अंदर क्या लिखा है कि इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। शेष सत्ताओं के अंदर कानून बनाने का अधिकार कौन किसको? ओनली फॉर केंद्र सरकार को, ये केंद्र यानी कि संसद को। क्यों? क्योंकि शेष सत्ता में ये ऐसा देखा जाए तो मजबूत समवाय वाले केंद्र के अंदर आखिरी सत्ता और आखिरी पावर तो किसकी देखी जाती है? केंद्र की ही मानी जाती है। राज्य सरकार की मानी जाती नहीं है, क्योंकि कुछ नियम और कानून ऐसे हैं जो केंद्र सरकार ही लागू कर सकती है। इसलिए शेष सत्ता के अंदर किसका समावेश किया जाता है? तो केंद्र सरकार का समावेश किया जाता है। उदाहरण तौर पर के ऊपर उत्पादक शुल्क, यानी कि जो वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं उसके ऊपर शुल्क लगाना, आयात और निर्यात के ऊपर कर लगाना, आयकर विभाग हमारा इनकम टैक्स उनके ऊपर, इन सब की, यानी कि जो अधिक आय वाले विस्तार है जिसमें से अधिक कर प्राप्त होते हैं, ऐसी सेवाओं के अंदर और ऐसी सेवाओं का निगरानी रखने का कामकाज किसका है? केंद्र सरकार का। और ऐसी सेवाओं का समावेश शेष सत्ता के अंदर किया जाता है। अब उत्पादक शुल्क, आयात निर्यात, यानी कि हमारे देश के अंदर जो व्यापार देश विदेश के अंदर होता है या विदेश में से देश के अंदर आता है, उसके ऊपर से कुछ कर लिया जाता है। तो ये अधिक आय वाले विस्तारों के अंदर का समावेश किसके अंदर होता है? शेष सत्ता में। उसके अलावा आयकर विभाग, तो आयकर विभाग कितनी ब्लैक मनी है, कितनों के घर पर गैर कानूनी रूप से पैसे आए हैं, या फिर कितनों के घर पर दरोड़ा पड़ते हैं, तो उसके अंतर्गत जो पैसे आता है वो आयकर विभाग के द्वारा सरकार के अंदर जमा किया जाता है। अब ये हुआ केंद्र के द्वारा शेष सत्ता के अंदर। अब दूसरे कुछ ऐसे वस्तुएं भी है जिसका राज्य के द्वारा भी कर प्राप्त होता है। तो इन शेष सत्ताओं का राज्य के अंदर का समावेश किया गया है, जिसमें पहला है विक्रय कर, दूसरा है मनोरंजन कर, तीसरा है राजस्व कर और चौथा है शिक्षण कर। आदि कम आय वाले कर है यहाँ के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कम आय प्राप्त होती है। तो ऐसे विस्तार ऐसी चीज़ वस्तुओं का समावेश हमने किस में किया है? तो राज्य सरकार के अंदर किया गया। अब विक्रय कर, यानी कि जो विक्रय कर है, जो कोई व्यापारी है बेचता है राज्य के अंदर, जो अपना व्यापार धंधा करता है, तो वो जो कर देता है तो उसका हमने विक्रय कर के अंदर समावेश किया गया। जैसे कि तुम लोग मनोरंजन कर, तो कोई भी मूवी देखने जाओ तो उस मूवी की टिकट लेते हो, तो उस टिकट के अंदर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इस टिकट के अंदर टिकट के पैसे कितने लगे हैं, उसके अंदर मनोरंजन कर आता है, राज्य का कितना कर है वो आता है। ठीक है। उसके पश्चात तुम लोग कोई, अभी तो बंद हो गया, पहले बैलेंस कूपन आते थे कंपनी के, तो उस कूपन के अंदर भी देखते हो तो उस कूपन के अंदर भी लिखा जाता कि भाई 10 रुपये का कूपन आपने लिया तो उसमें से 7 रुपये आपको मिलते थे, और उसमें से 1 या 1.5 रुपया कुछ राज्य कर लगता था, और उसके पश्चात 1-1.5 रुपया कुछ जो कंपनी जो है जिसकी वोडाफोन, जियो या कोई भी कंपनी हो, तो वो कंपनी अपना सर्विस टैक्स लेती थी। तो ये सब क्या है? तो ये विक्रय कर और मनोरंजन के, ऐसे कम आय वाले करों का समावेश किसके अंदर किया जाता है? तो राज्य सरकार के पास दिया जाता है। उसके पश्चात है राजस्व, यानी कि राज्य के अंदर कोई ऐसी वस्तु है, राज्य के हस्तगत जो वस्तु आती है जिसके निर्माण, जैसे कि कोई ऐतिहासिक स्थल हो, ऐतिहासिक जगह हो, इसके अंदर जो घूमने फिरने का जो हमारे से पास जो चार्ज लिया था वो राजस्व कहलाता है। उसके पश्चात है शिक्षण कर, तो राज्य के अंदर जो शिक्षा का अभियान काम किया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है उसके अभी कुछ कर लिया जाता है, तो इसका भी समावेश, यानी कि कम आय वाले जो भी टैक्स या कर है उसका समावेश राज्य को दिया गया है। उसके पश्चात है आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था। तो आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था के अंदर हम 3 मुद्दों का समावेश किया गया। अब इन 3 वस्तुओं के मुद्दों के अंदर पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। इन 3 परिस्थितियों के अंदर आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था की जाती है। एक तंत्रीय व्यवस्था यानी कि उस समय के अंदर सभी विस्तारों का या सभी जगहों का जो भी कोई नियम और कानून है वो कौन बनाता है? ओनली फॉर केंद्र सरकार बनाता है। तो अब ये पहला देखते हैं, उसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कि
युद्ध के समय किसी दूसरे देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया हो, या फिर बाह्य आक्रमण हो, या फिर सशस्त्र सेनाओं द्वारा, यानी कि हमारी जो सेना है उस सेना ने विद्रोह कर दिया हो, तो ऐसी स्थितियों के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। उसके पश्चात दूसरा था राष्ट्रपति शासन। तो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो, या फिर राज्य के अंदर संविधान के द्वारा कानून का काम ना किया, संविधान के जो नियम और कानून है उसके आधार पर राज्य का शासन ना चलता हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करता है। जैसे कि अभी तुम लोगों ने देखा पटेल समाज के द्वारा बीच में हुआ था जो आंदोलन, तो उस समय के अंदर राज्य की स्थिति बहुत ही विकट हो गई, तो उस समय के अंदर गुजरात सरकार के अंदर 2-3 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। और उसके अलावा भी हमारी जो उस समय की जो आनंदीबेन पटेल थी हमारे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एन समय पर क्या किया कि अपने राज्य मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस समय 3-4 दिन के लिए गुजरात को भी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत रखा गया। तो दूसरा क्या है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो, ऐसी परिस्थिति के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। उसके पश्चात है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब कि सतत मूल्य वृद्धि के कारण देश में अर्थव्यवस्था तेजी से कमज़ोर हो रही हो। सतत मूल्य वृद्धि यानी कि डॉलर के सामने रुपया सतत गिर रहा हो, हमारे जो बाज़ार है, बाज़ार के अंदर जैसे कि बाज़ार हमारे व्यापार के जो बाज़ार है उसमें वो शेयर खरीदे जाते हैं, उस शेयर मार्केट के अंदर भारत की शेयर मार्केट की सतत मूल्य वृद्धि के कारण उसमें सतत पैसा बढ़ता रहा और हमारा रुपया नीचे गिरता जाता हो, तो ऐसे के अंदर अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ जाती है। तो उस समय के अंदर पूरे देश के अंदर वित्तीय आपातकाल घोषित किया था। सन 1990 के अंदर हमारे देश के अंदर आपातकाल वित्तीय आपातकालीन घोषित किया गया था। उसके बारे में भी 8वीं कक्षा के अंदर उद्योगों के बारे में जो हमने जानकारी प्राप्त की उसके अंदर हमने जाना था। तो ऐसी 3 परिस्थितियों के अंदर आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था, मतलब कि इन तीनों परिस्थितियों के अंदर पूरे देश के अंदर संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है। तो ये आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था, तो इसका भी हमारे संविधान के अंदर प्रावधान दिया गया है।